लेखक, अनुवादक अनामिका जी पर इन दिनों जन सुलभ पुस्तकालय कहन कोष की ओर से एकाग्र चल रहा है। आज इस एकाग्र की 19वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ लेखक, संपादक रंजीता सिंह फलक जी जुड़ी हुई हैं। वे अनामिका जी के सृजन संसार में प्रेम, मुक्ति और विमर्श के नए आयामों पर चर्चा करेंगे। साथ ही वे जिस पत्रिका का संपादन कर रही हैं, कवि कुंभ का, उसकी ओर से अनामिका जी पर आए विशेषांक की तैयारी पर भी वे बातचीत करेंगी। इस संवाद में अनामिका जी के साथ जो उनके कुछ रोचक संस्मरण हैं, कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण हैं, वे उसे भी हमारे साथ साझा करेंगे। और अंत में हम लोग कुछ चित्र देखेंगे जो कि हर कड़ी का एक फॉर्मेट है कि कार्यक्रम के अंत में हम कुछ चित्र देखते हैं। उन पर भी रंजीता सिंह जी की हम टिप्पणी लेंगे। तो आइए उन्हें हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। और सभी दोस्त जो जुड़ रहे हैं या जो बाद में जुड़ेंगे उनका अभी से अभिवादन। अनामिका जी पर ये एकाग्र की जो आप कड़ी चला रहे हैं इसके लिए विशेष साधुवाद, क्योंकि ये जो श्रृंखला आप चला रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग जो व्यक्तिगत रूप से, लेखकीय रूप से, पाठकीय रूप से अनामिका जी से जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने तरह से उन्हें देख रहे हैं, परख रहे हैं, बता रहे हैं। तो एक बड़ा विस्तार दिया है आपने इस आयोजन के माध्यम से। और जहाँ तक मेरी बात है कि अनामिका जी पर इस एकाग्र के वक़्त, आज मैं बोलते वक़्त मैं सच कहूँ, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ कि जब आप अपने जीवन की किसी बहुत प्रिय चीज़ के बारे में अचानक से आपको बोला जाता है कि आप इन पर कुछ बोलें, तो चूँकि आप इस कदर उसके ऑरा में होते हैं, उसके प्रेम में होते हैं और शायद उसके प्रभाव में होते हैं कि एक बार को ये मुश्किल लगता है कि मैं क्या-क्या बताऊँ और किस-किस तरह से बताऊँ। तो हो सकता है कि जो ये आज की श्रृंखला है, इसमें कुछ बातें आगे-पीछे भी हों, जैसे-जैसे मेरी स्मृति में आए, जो मैं भाव के वेग में आकर जिस तरह से बातें करती जाऊँ। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अनामिका जी को एक लेखक और लेखक से इतर हमेशा मैंने एक बड़ी बहन, अभिभावक की तरह से देखा है और उनके साथ जो मेरा एक संबंध है, वो सिर्फ़ संपादकीय, पाठकीय या लेखकीय नहीं है। एक बहुत ही खूबसूरत जो संबंध है जिसे मैं बार-बार नहीं बोलती, लेकिन फिर भी इस लाइव में मैं बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मेरी अन्यतम सखी है, तो अनामिका जी हैं और हम मानसिक स्तर पर एक-दूसरे के इतने करीब हैं कि हम अपने जीवन की उन सारी परतों को पार कर एक-दूसरे को बहुत स्पष्ट देख पाते हैं। अनामिका जी के बारे में मैं बात करूँ कि अगर मैं याद करूँ कि मेरी पहली मुलाकात उनसे कब हुई थी, तो शायद बहुत ज़्यादा नहीं, बट तकरीबन 10 साल पहले हुई थी, जब मैं साहित्य अकादमी के किसी आयोजन में आई थी और वहाँ वो भी थीं। उनके बारे में मुझे पहले से जानकारी थी, उनके लिखे हुए को मैं पढ़ती थी। 1-2 चीज़ें ये हैं कि चूँकि हम दोनों का प्रदेश एक है, हम बिहार से ही हैं और अनामिका जी भी बिहार से हैं। मेरे पिता भी प्रोफ़ेसर रहे हैं, उनके पिता भी प्रोफ़ेसर थे और इत्तफ़ाक़न दोनों बिहार यूनिवर्सिटी के ही प्रोफ़ेसर थे। तो हालाँकि मैं वयस में उनसे ज़्यादा छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे पिता की मैं एक लेट चाइल्ड हूँ। तो उस समय उनके पिताजी जहाँ जिस विश्वविद्यालय में थे, वहाँ मेरे पिता का आना-जाना होता था। तो मैंने अपने पिता से भी लगातार उनके पिताजी और उनके बारे में बातें सुनी और इस तरह से मैं धीरे-धीरे जब बड़ी हुई तो उनको मैं एक पाठक के रूप में ज़्यादा जानने समझने की कोशिश करने लगी। लेकिन जो एक व्यक्तिगत मुलाकात होती है वो हमारी दिल्ली में हुई और जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो
उनके लिखे से मैं जितनी ज़्यादा प्रभावित थी, उससे कहीं ज़्यादा उनसे मिलने के बाद उनके उस पूरे व्यक्तित्व में एक जो अजीब-सा औदार्य था, एक स्नेह था, मतलब मुझे लगता है मेरे लिए ही नहीं, वो शायद सभी के लिए इतनी स्नेहिल हैं, इतनी प्रेमिल हैं, मतलब उनके अंदर एक इस तरह का बहनापा है, एक सिस्टरहुड जो है, वो उसको मैं इतना ज़्यादा उनके अंदर पाती हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी की तमाम लेखिकाएँ जो हैं, वो बिल्कुल इसी तरह, इसी भाव से उनको अपने करीब महसूस करती हैं। 1-2 बार की औपचारिक मुलाकातों के बाद मेरी निकटता उनसे थोड़ी-सी ज़्यादा हुई और तब शायद मैं उन्हें लेखक से ज़्यादा एक बड़ी बहन की तरह शायद एक मित्र की तरह देखने और जानने लगी और ये फ़ासला धीरे-धीरे तय हुआ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा संकोची हूँ, बहुत अचानक से मैं किसी के बहुत करीब नहीं हो पाती। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं अपने प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में किससे बहुत ज़्यादा एक निकटता महसूस करती हूँ, तो निश्चित तौर पे अनामिका जी वो हैं, जिसके साथ मैं हर एक तरह के जो डिस्टेंस है, उनको पार करते हुए उनके करीब अपने आप को महसूस करती हूँ। अभी 5 तारीख को उनके पिताजी की जो जयंती थी। पिछले साल बिहार विश्वविद्यालय ने उनके पिताजी की प्रतिमा का अनावरण किया था। एक हम लोगों ने कवि कुंभ का अंक भी निकाला था। अनामिका जी के बारे में बात करते हुए मैं उससे पहले थोड़ा-सा उनके पिताजी के बारे में बात करना चाहूँगी ताकि मैं थोड़े इस बात पे आ सकूँ कि कई बार पारिवारिक परिवेश जो है, माहौल जो है और सारी चीज़ें हैं, वो किस तरह से एक लेखक को डेवलप करती हैं, किस तरह से वो क्या-क्या चीज़ों को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ता है। तो जो उनके पिता डॉक्टर श्यामनंदन किशोर जी थे, बिहार विश्वविद्यालय के वो कुलपति रह चुके हैं थे और वो पद्मश्री से विभूषित रहे हैं। उन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप भी मिला हुआ है। बहुत ही विद्वान और जो कहा जाए कि एक प्रकांड व्यक्ति वो रहे हैं और बहुत अच्छे लेखक, कवि गीतकार रहे हैं। दिनकर जानकी वल्लभ शास्त्री, हरिवंश राय बच्चन इन सभी के साथ वो मंच साझा किया करते थे। पंत और निराला जी के वो बहुत प्रिय थे। उनका जो शोध हुआ था, अब आप ये समझिए कि उनके शोध निदेशक थे आपको नंद दुलारी वाजपेयी जी और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो एक ऐसे पिता की संतान जो बिल्कुल एक साहित्यिक वातावरण में ही आँखें खोलती है, उसके आस-पास का पूरा माहौल एक बहुत ही गरिमापूर्ण साहित्यिक, सांस्कृतिक अभिरुचि का होता है, वहाँ वो पलती-बढ़ती हैं, वो और उनके भाई अमिताभ राजन जी, वो भी लेखक हैं, लेकिन उनका लिखने का क्षेत्र जो है साहित्य नहीं है, वो वाणिज्य और बाकी विषयों पर लिखते हैं। तो अनामिका जी का जो एक परिवेश रहा, उसने उस उनकी भरपूर मदद की कि एक व्यक्ति के रूप में और एक बेहतर मनुष्य के रूप में वो बहुत परिष्कृत हो सके। अनामिका जी के बारे में जैसे मैंने कहा कि जो भी उनसे मिलता है, वो उनके लेखकीय गुण से ज़्यादा उनके व्यक्तिगत स्वभाव की वजह से प्रभावित होता है, तो कहीं न कहीं इसमें उन संस्कारों का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जब हम लोग उनके पिता का अंक निकाल रहे थे, तो मुझसे बातचीत के दौरान मैं कुछ पूछ रही थी कि आप अपने पिता के बारे में कुछ बताएँ। तो वो मुझे कह रही थी कि देखो रंजीता, मुझे पिताजी ने ये बताया है कि कला का मूल मर्म है विरुद्धों का सामंजस्य। और ये जो एक पंक्ति है कि विरुद्धों का सामंजस्य, मतलब कला का मूल मर्म ही है कि आप अपने विरोधियों को भी बिल्कुल साध कर रखें और ये जो है ये पूरी तरह से परिलक्षित होता है अनामिका जी के व्यक्तित्व में। मैं देखती हूँ कि शायद वो हिंदी साहित्य की एकमात्र ऐसी लेखिका हैं, जो तमाम तरह के विरोधियों के बीच भी अपने आप को इतना स्थिर, इतना निरपेक्ष और इतना शांत रख पाती हैं कि
मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो अनामिका की व्यक्तिगत तौर पर आलोचना करते हों, और अगरचे करते भी हैं तो भी मैंने हमेशा देखा है कि वो इन बातों को बिल्कुल दरकिनार करती हैं, इग्नोर करती हैं, कहती हैं बाबू जाने दो, छोड़ो, जो कोई कह रहा है सो कह रहा है। तो ये विराटता जो है, ये मनुष्यता का एक बहुत ही उच्च पक्ष है, मैं इस रूप में देखती हूँ। वो बताती हैं कि कई-कई ध्वनियाँ कुंडलिनी सा गुंजलक मारे भाषिक अवचेतन में सोई होती हैं, जिन्हें धैर्य से धीरे-धीरे जगाना होता है, तब खुलते हैं वजूद के रंग महल के दसों दरवाजे। तो इस तरह की जो एक व्याख्या है जीवन की, या इस तरह से जिसने जीवन को देखा और सुना है, निश्चित रूप से उसके अंदर का लेखक जो है वो उतना ही विस्तार पाता है। वो कह रही थी कि मैंने पिताजी से एक बात सुनी है कि सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि झूठा से झूठा व्यक्ति भी अपनी सच्चाई सिद्ध करना चाहता है, और सच बोलने की ताकत जो है वही किसी भी साहित्यकार को आम आदमी से अलग करती है। वो बताती हैं कि देखो, शब्द जो हैं वो सीढ़ियां हैं जो मौन की छत तक ले जाती हैं। उसी तरह ज्ञान संधान है, वो सीढ़ी ऐसी है जो हमें प्रज्ञा की छत तक ले जाती है। जहां मेरा अकेलापन किसी और के अकेलेपन के रूबरू हो जाता है, मुझे लगता है कि स्त्री कविता वहीं एक चटाई बिछा लेती है। अनामिका के लिए स्त्री कविता जो है वो एक ऐसा सामंजस्य है जो किसी दूसरे के अकेलेपन को पूरी तरह से महसूस कर पाता है। वो बोलती हैं कि स्त्री कविता का जो सच्चा स्वरूप है वो यही होता है कि वो चाहता है कि भेदभाव की सारी संरचना जो है वो टूटे, और हम सब एक धरातल पर आके बैठें, दुनिया के सारे ध्रुवांत जो हैं वो एक हो जाएं, जो जग बीती है वो आप बीती लगने लगे। तो एक लेखक के रूप में पिता के साथ पलते बढ़ते हुए अनामिका ने जो एक बहुत ही बड़ा अपना मानसिक वितान पाया, वो एक बहुत ही वैसी चीज है, याद करने लायक चीज है, जो बार बार इस चीज के प्रति आश्वस्त करती है कि हम जो कुछ सुनकर, जानकर, समझकर बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे व्यस्त होने पर वो चीजें जो हैं वो हमारे साथ निरंतर जुड़ी रहती हैं, और वो हमारे व्यक्तित्व में दिखती रहती हैं। दर्शन के बारे में वो कहती हैं कि सहकारिता के दर्शन में कविता के गहरे विश्वास का एक प्रमाण यह भी है कि जहाँ रूपक न भी छूटे, वहां नाटक से संवाद, कथा जगत से चरित्र और वृतांत वह उसी हक से उठा लाती हैं जिस हक से पड़ोस के घर से जामन ले आती थी। हम लोगों ने जैसा कहा कि बिहार का एक परिवेश है जहाँ बहुत ज्यादा अपनापन होता है, एक कस्बाई माहौल रहता है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से कुछ लेने देने की प्रक्रिया को आत्मीयता मानते हैं। उसमें किसी तरह का मान और ऐसी चीज नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती कि हमने फला व्यक्ति से कुछ ले लिया तो हम उससे थोड़े छोटे हो गए, कमतर हो गए। हम एक दूसरे से मांग कर लेकर अपने आप को ज्यादा बड़ा और ज्यादा समृद्ध महसूस करते हैं। तो इसी तरह वो बताती हैं कि देखो, बचपन में बहुत सारी चीज़ों को जो मैंने महसूस किया, वो तब मैं शायद ठीक-ठीक नहीं समझ पाई, लेकिन अब धीरे-धीरे जब मैंने लिखना शुरू किया था, तब से अब तक वो चीज़ें मेरे अवचेतन में हैं। बताते हैं कि जैसे उधर मच्छर होते हैं, तो मसहरी लगा के सोना होता था, तो मसहरी एक ऐसी चीज़ होती है, जब आप उसके बाहर से देखते हैं, तो अंदर वाले को आप थोड़ा अस्पष्ट देखते हैं, पूरा-पूरा नहीं देख पाते। तो उसी तरह ये दुनिया है जिसका एक हर के आगे एक मसहरी है, सबके व्यक्तित्व के आगे एक जीना सा पर्दा है जिसमें हम एक बार की झाँकते हैं तो उसे पूरा-पूरा नहीं देख पाते, उसके लिए हमें थोड़ा-सा उसे उठाना पड़ता है, उठाने के क्रम में उसके नज़दीक जाना होता है। तो वो बताती हैं कि उसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़िंदगी के बहुत सारे अनुभवों को, चीज़ों को, आस-पास के व्यक्तियों को, घटनाओं को उस मसहरी की तरह थोड़ा-सा खींच कर, उठा कर देख सकूँ कि मैं उन्हें और निकट से जान सकूँ। वो ये कहती हैं कि भागने की प्रक्रिया जितनी जटिल है, भोगने की प्रक्रिया जितनी जटिल है, भोग को आत्मसात करके दृष्टि के रूप में
विकसित कर पाना उससे भी ज़्यादा दुरूह है। जब हम भोगवाद के संदर्भ में आते हैं, तो हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए सिर्फ़ भौतिकवादी हो जाना बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप उस भोगवाद में संलिप्त हैं, तो उसके बाद आपकी दृष्टि जो है वो कितनी सम्यक हो पा रही है, कितनी विकसित हो पा रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक मनुष्य के रूप में आपका और ज़्यादा क्षय हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी वो देखती रही हैं। उनके पिताजी की कविता की बस 4 पंक्तियाँ मैं यहाँ कहूँगी, जिससे ये समझ में आएगा कि वो एक किस तरह के नैतिक मूल्यों के परिवार से थीं, और किस तरह की चीज़ें बचपन से उनके अंदर जो है वो प्रस्फुटित हुई हैं कि ये तिरस्कार, ये पुरस्कार, दोनों ही माता के दुलार। ये तिरस्कार, ये पुरस्कार, दोनों ही माता के दुलार, दोनों ही मिलते अकस्मात, दोनों लाते हैं अश्रुपात। दोनों ही मिलते अकस्मात, दोनों लाते हैं अश्रुपात। मतलब आपको जीवन में चाहे शोहरत मिले या निंदा मिले, आपको तिरस्कार मिले या पुरस्कार मिले, इन दोनों को जीवन में हमेशा ऐसा समझना चाहिए कि ये मेरे हिस्से में एक आई हुई वैसी चीज़ है, ये एक नियति का ऐसा अंश है जिसे हमें स्वीकारना चाहिए। तो जहाँ बुद्ध ये कहते हैं कि हमें हर तरह के राग, मोह, द्वेष और विद्वेष, इन सारी चीज़ों के मध्य जो है, वो एक तरह से निर्विकार हो लेने की ज़रूरत है। तो ये निर्विकार का भाव जो है, ये कहीं न कहीं उनके अंदर ज़हनी तौर पर बचपन से आया है, और शायद यही वजह है कि बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि मधुरता के साथ वो अपने दूर से दूर विरोधियों का सामना कर पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि शायद इस लाइव में बताई जाए। जब हम लोग कवि कुंभ का एक विशेषांक उन पे निकाल रहे थे, ये हमने इसे निकाला था 2021 में, साहित्य अकादमी भी इन्हें दिया गया था। तो उस वक़्त इस अंक के संदर्भ में बहुत सारे लेखकों के आलेख मिले थे, टिप्पणियाँ मिली थी। उसमें कुछ जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण और ज़रूरी टिप्पणियाँ लग रही हैं, उससे मैं साझा करूँगी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का एक बहुत अच्छा सुंदर सा पत्र आया था कि अनामिका का कविता संग्रह पाने को सब याद था, मैंने चितरंजन जी से मँगा कर पढ़ा। पिछले कई संग्रह और अनामिका का रचनात्मक गद्य भी मैं पढ़ चुका हूँ। उनका गद्य जो है वो पद्य से भी ज़्यादा रचनात्मक मुझे लगता है। उनकी कविताओं में लोक गीतों की पंक्तियाँ, लोक कथाओं की स्मृतियाँ, कहावतें, किंवदंतियाँ, लोक के दुर्लभ शब्द और बिंब हैं। वो अपनी रचनाओं में देश को उसी प्रकार से मूर्त कर देती हैं, जैसे उनके पड़ोसी फणीश्वरनाथ रेणु किया करते थे। मेरे ख्याल से किसी भी लेखक के लिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने ये लिखा कि जब महत्वाकांक्षी कवियों की वैश्विक और ब्रह्मांडीय चेतना वाली कविताओं में उनका देश का लुप्त हो चला है, उस लुप्त होते शब्दों को काव्यात्मक संसार दिया है अनामिका ने। तो यहाँ शायद अचानक थोड़ा-सा कुछ सर्वर की प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ विश्वनाथ प्रसाद जी की कविताओं पे बात करते हुए मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम लूँगी, ताकि मैं थोड़ा-सा एक लाइट की टेक्निकल प्रॉब्लम हुई उसको सॉल्व कर सकूँ। मुझे बस 2 मिनट का समय दें। मित्रों, हम लोग रंजीता सिंह जी को सुन रहे हैं, और रंजीता सिंह फलक जी ने अनामिका जी पर कवि कुंभ का विशेषांक भी निकाला। उन पर 2 विशेषांक और निकले। हमारी ओर से यह कोशिश है कि इन तीनों पत्रिकाओं के संपादकों को यहाँ पर आमंत्रित किया जाए, और इस विशेषांक को लेकर जो तैयारी है, जो सामग्री है, उन पर बात की जाए। पूर्व में हमारे साथ साखी पत्रिका के संपादक सदानंद शाही जी जुड़े थे, और उनके साथ अवधेश प्रधान भी, और साखी के उस
अनामिका विशेषांक पर चर्चा हुई और साथ में कुछ और बातें भी आलोचकीय संस्मरणात्मक। इसी तरह से कवि कुंभ ने उन पर विशेषांक निकाला और आज हम लोग उसी सिलसिले में रंजीता सिंह फलक जी को सुन रहे हैं। और एक तीसरी पत्रिका और है जिसने विशेषांक अनामिका जी पर निकाला, वह है साहित्य समर्था जयपुर। तो हमने नीलिमा टिक्कू जी से भी अनुरोध किया है कि वे भी किसी दिन आए और साहित्य समर्था के उस विशेषांक को लेकर, अनामिका जी की रचनाओं को लेकर अपनी बात रखें। कुछ संस्मरणात्मक चीजें भी आती हैं। कोशिश यही है कि एक एकाग्र अगर आयोजित हो रहा है और अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह की सामग्री एक जगह पर एकत्रित हो सके, जिसके माध्यम से हम किसी रचनाकार विशेष को समग्रता में समझ पाए यथासंभव। तो आइए, मुझे लगता है कि अब रंजीता सिंह फलक जी कुछ व्यवस्थित हो गई होंगी। बीच में संभवतः बिजली चली जाने से उन्हें कुछ दिक्कत हुई, तो हम वापस रंजीता जी के पास चलते हैं और उनसे उनका वक्तव्य सुनते हैं आगे का। हमारे साथ अनुपमा तिवारी जी, प्रभा मिश्रा जी, माधवी इति जी, उर्मिला शुक्ल जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। तो हम पुनः रंजीता जी की ओर प्रस्थान करते हैं, उन्हें सुनते हैं। जी रंजीता जी। प्रसाद तिवारी जी का पत्र पढ़ रही थी और पानी को सब याद है पे उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणी भेजी थी। उसका छोटा सा अंश बच गया है, वो भी मैं अभी पढ़ लेती हूँ कि यह पूरा संग्रह नारी की वेदना और विवशता की मार्मिक अभिव्यक्ति है। लगभग हर कविता में नारी का हाहाकार सुनाई पड़ता है। इन कविताओं में जितना राग है उतनी ही आग है और इन कविताओं में एक स्वीकार्यता है। कृत्रिमता या किसी का अनुकरण नहीं है, ऐसा उनमें ही होता है जो स्वभाव से कवि होते हैं। और हमारे पास स्वर्गीय मैनेजर पांडे जी की भी एक बहुत प्यारी सी छोटी सी टिप्पणी थी कि अनामिका की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि भाषाई विविधता का उसे ज्ञान है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली, प्राकृत, मैथिली, अंग्रेजी और उनके अपने लोक जीवन के शब्द उनकी प्रत्येक रचना को जीवंत कर देते हैं। लीलाधर जगुड़ी कहते हैं कि प्राचीनता और आधुनिकता के बीच में एक सेतु की तरह काम करती है अनामिका की कविताएं। अनामिका का रेंज बहुत विस्तृत है। ऐसा वे बताते हैं कि वो गांव से महानगर तक फैला हुआ है। उनके पास एक स्त्री की दृष्टि के अलावा एक नागरिक की दृष्टि भी है और उनकी कविता में जो दृश्य आते हैं कई बार वो अनदेखे और अनछुए होते हैं। अरुण कमल जी कहते हैं कि कविता में घर परिवार की विरल उपस्थिति जो है वो अनामिका की कविताओं में ही ज्यादातर देखने को मिलती है। लीलाधर मंडलोई कहते हैं कि सुदूर अतीत से अपने काव्य वस्तु की अर्जित परंपरा और आधुनिकता को अर्थ व्याप्ति और विस्तार देती हैं अनामिका की कविताएं। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि थेरी गाथा जैसी चीज को लोग भूल ही चुके थे, लेकिन ये अनामिका ही है कि जिसने इन थेरी गाथाओं को भी एक बार फिर से अभी के समय में प्रतिष्ठापित किया। राजेश जोशी कहते हैं कि अनामिका की कविता में लोक और क्लासिक के उपेक्षित और हाशिए पर गए व्याख्यानों की अनुगूंज को बहुत सहजता से सुना जा सकता है। उनकी कविता आज की स्त्री की थेरी गाथा है। वो सिर्फ किसी पीड़ित स्त्री की का विमर्श नहीं है, उसमें संघर्ष करती हुई स्त्री है। ममता कालिया कहती हैं कि उसकी रचनाएं स्त्री की पीड़ा और विडंबनाओं को व्यक्त करती हैं। वो स्त्रियों के पक्ष में बोलती हैं, क्रोधित नहीं होती बल्कि मीठे तरीके से प्रतिवाद करती हैं। जैसा मैंने कहा कि ये अनामिका का एक विशेष गुण है कि वो बहुत ही मिठास के साथ विरोधियों पर किसी भी तरह का प्रहार करती है। मृदुला गर्ग कहती हैं कि कविता ही नहीं, कथा साहित्य की भी प्रगाढ़ समझ है अनामिका में।
और कमल किशोर गोयनका कहते हैं कि स्त्री विमर्श को लेकर जो भारतीय दर्शन अनामिका ने दिया है वो पश्चिम के आतंक से उनकी लेखनी को मुक्त करता है। नित्यानंद तिवारी कहते हैं कि अगर मैं आईना साज की बात करूं और देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत शिद्दत से वो किसी भी रचना पर काम करती हैं। मतलब उनका जो एक किसी रचना को लिखते वक्त एक प्रॉपर जो होमवर्क होता है उसमें वो इतनी ज्यादा जिसे कहते हैं कि समर्पित हो जाती हैं कि वो पूरा अक्स जो है वो उस रचना में निकल कर आता है। वो बताते हैं कि समकालीन रचनाकारों में अभी उनके जैसी भाषा अन्यत्र नहीं दिखती है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। क्षमा शर्मा कहते हैं कि साहित्यकारों में पाए जाने वाले थोथे अहंकार से वो काफी दूर हैं। गीताश्री कहती हैं कि स्त्री विमर्श का बहुत प्रखर और साहसी बयान है अनामिका की कविताएं और बदलाव का कारक भी है। अशोक महेश्वरी कहते हैं कि अनामिका की कविताओं में देशस्था, जन पक्षधरता और स्त्री स्वर प्रमुखता से है। पद्य और गद्य दोनों में उनकी क्षमता जो है वो तारीफे काबिल है। नीलेश रघुवंशी कहती हैं कि भारतीय मन और समाज में उनका लेखन बहुत गहरे तक असर करता है। अनीता भारती कहती हैं कि कविता, कहानी, आलोचना के केंद्र में हमेशा स्त्री रही है। स्त्री के लिए तमाम तरह के हक, न्याय, समता और स्वतंत्रता की वे बेहद पक्षधर हैं, संवेदनशील हैं और मानवीयता से अपने साहित्य में वे अभिव्यक्ति करती हैं। इस तरह से कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां आई थी। बोधिसत्व जी की एक टिप्पणी है कि उनकी कविता में एक सुविस्तृत यात्रा है जिसमें संस्कृत के अनुष्टुप छंद की तरह एक सांद्र और गहरी व्याप्ति है। उनकी कविता में सांकल के बंद द्वार से लेकर दिगंत के धूसर रंग तक समाहित है। तो इस तरह कुछ बहुत हमारे समय के जो मुख्य लोग थे उन्होंने अपनी विशेष तरह के आलेख भेजे, टिप्पणियां भेजी। कुछ मुख्य आलेख जो इस अभी जो आप देख रहे हैं हमारा अंक उसमें है। अभय दुबे जी ने एक बहुत अच्छा उनके आलोचना पक्ष पर विस्तार में एक आलेख दिया कि अश्लीलता के प्रक्षालन के नाम पर राष्ट्रवादी आधुनिकता, पटरी से उतरी औरतें और राष्ट्रवाद का प्रत्याख्यान। और इसमें ये कहते हैं कि अनामिका बताती हैं कि परंपरा प्रदत्त अश्लीलता के प्रक्षालन के नाम पर राष्ट्रवादी आधुनिकता भाषा को लोक रस से वंचित कर रुक्ष बनाने पर तुली है। ये एक काफी लंबा और बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख रहा है जिसमें हर तरह की बात पर वार्ता हुई है। बताया गया है कि जब आलोचना पर बात करते हैं तो भाषा का, जेंडरीकरण का और बहुत तरह से स्त्री की रचनाओं को जिस तरह से बीच में छोड़ा गया, आलोचकों द्वारा जिस तरह से उन्हें हाशिए पे रखा गया, इन सारी चीजों की एक बृहद चर्चा है। और उसे पूरा पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि आप सभी जब इस अंक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप इससे प्रभावित होंगे कि बहुत मेहनत के साथ इस अंक को हम लोगों ने तैयार किया था। ए अरविंदाक्षन जी जो साउथ के बहुत अच्छे बेहतर क्रिटिक हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उनका भी बहुत लंबा 48 पन्नों का आलेख हमें मिला था। और हालांकि 108 पृष्ठ का ये पत्रिका को हमने दिए थे। हमारे सामान्यतः 68 पृष्ठ की पत्रिका होती है लेकिन इसे हमने 108 पृष्ठ किया था। लेकिन फिर भी हम पूरा का पूरा नहीं ले पाए, उसे हम फिर कभी इस्तेमाल करेंगे। तो अरविंदाक्षन जी ने बताया था कि किसी बड़े सत्य की साक्षी ही तो है ऐसी कविताएं। अनामिका के सृजन में लोक कविता की सहज विस्तृति और संस्कृति का पुनर्पाठ, ये उस आलेख का जो था वो विषय था। वो कहते हैं कि अनामिका की कविता की जो रचनात्मक स्वायत्ता है वो अनुकरणीय है, उसका अलग सौंदर्य शास्त्र भी है। कवि ने कहा शीर्षक कविता संकलन के आत्मकथ्य में अनामिका ने स्वरचित रचना तंत्र का परिचय दिया है। अपनी कविताओं में मैं उन चरित्रों के घरौंदे बनाती हूँ, उनके ही तट पर उनके ही बालू और उनके शब्दों से शब्द जो मुझे जहां तहां से उधार मिल जाते हैं। घर की चर्चाओं से, लोक कथाओं से, लोक गीतों से, मिथकीय कथाओं से, गली से, मोहल्ले से, खेल के मैदान से, किसी बदकही से, मैं कहीं से भी ले लेती हूँ।
अनामिका की कविता इस अर्थ में लोक कविता की सहज विस्तृति है, ऐसा अरविंदाक्षन जी कहते हैं। वे बताते हैं कि कविता किसी बड़े सत्य की साक्षी तो होती ही है, स्त्री के माध्यम से, स्त्री दृष्टि के माध्यम से, स्त्री भाषा के माध्यम से अनामिका हमारे इतिहास और संस्कृति का पुनर्पाठ ही रच रही हैं। वह तमाम प्रकार के सरलीकरणों और सामान्यीकरणों के विरुद्ध कविता को समय की गवाही में तब्दील कर देने के सृजनात्मक कार्य में लगी हुई है। तो इनका एक ये बहुत ही अच्छा और सुंदर आलेख है, जिसमें उन्होंने इनके बहुत सारे काव्य संग्रह की कविताओं की विवेचनाएं की हैं और उस पर अलग-अलग तरीके से अपने विचार दिए हैं। उनकी जो कविताएं मूलतः लगभग सभी लड़कियां जब वो एक बार बड़ी होती हैं और वो साहित्य में आती हैं, वो लिख रही हों या ना लिख रही हों, अगर वो सिर्फ पढ़ भी रही होती हैं, तो मुझे लगता है कि अनामिका की एक कविता स्त्रियां जो हैं, वो इतनी सामयिक है कि हमेशा हर औरत स्त्री जो है वो अपने आप को इस कविता से को रिलेट करती है। तो जो हमारा एक मुख्य स्तंभ है कविता बोलती है, उसमें हमने इसी कविता को लिया था। ये कविता कई कई बार सुनी गई होगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि वैसे इस सेशन में मैंने ये तय किया था कि मैं किसी कविता का पाठ नहीं करूंगी, मैं कुछ संस्मरणों पे बात करूंगी, कवि कुंभ के इस विशेषांक को बनाने के दौरान के अनुभवों पे बात करूंगी। बाकी लेखकों ने किस तरह से जब अपने आलेख दिए तो उनसे मेरी जो वार्ताएं हुई उन चीजों पर मैं बात करूंगी और आलोचकीय पक्षों पर बात करूंगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं सिर्फ इस एक कविता को पढ़ूं। तो अनामिका की कविता स्त्रियां। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाए कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का चनाचोर गरम के गर्म लिफाफों के बनने से पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उनींदे देखी जाती है कलाई घड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया हमको यूं ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस ठुसी हुई बस में। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदार के दुख की तरह, भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें भी कायदे से पढ़ो, एक एक अक्षर जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। हमें भी पढ़ो, कायदे से पढ़ो, एक एक अक्षर जैसे पढ़ा गया होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे से ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती आग। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई भाषा, नई नई सीखी हुई भाषा। और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी गई भाषा। इतना सुनना था कि अधर में लटकती एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची। दुश्चरित महिलाएं, दुश्चरित महिलाएं, किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और ये कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़ी लिखा है, फिर ये उन्होंने थोड़ी लिखी है कनखियां इशारे और फिर कनखी, कनखियां इशारे और फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कविता है जो मुझे लगता है कि हिंदी कविता, स्त्री कविता की जब भी बात होगी, इस कविता की प्रासंगिकता जो है वो हमेशा बनी रहेगी। हमेशा ये कविता इतनी ही ताजा और इतनी ही पढ़ी जाने योग्य रहेगी।
तो जैसा कि मैं बता रही थी कि इनके लिए जो आलेख हमने लिए थे, उसमें बहुत सारी कविताओं पर अरविंदाक्ष जी ने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। एक कविता वृद्धाएँ धरती का नमक हैं, वो उस पर भी उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रतिक्रिया दी थी कि वयस्क लोगों के प्रति निरंतर जो बढ़ी जा रही है अवहेलना, उस पर केंद्रित ये कविता है। अनामिका जब लिखती हैं तो ऐसा नहीं है कि अनामिका किसी एक विषय की ओर जाती हैं या वो कहीं पे अगर वो किसी बदलाव की सामाजिक चेतना की क्रांति की बात कर रही हैं तो वो सिर्फ वायवीय नहीं होती है, वो बहुत ही ज्यादा जमीनी और संवेदनात्मक होती है। वो ऐसे पहलुओं पर भी होती है जहां आम तौर पर दूसरे कवियों की दृष्टि नहीं जाती। वैसे अछूते विषयों को भी बहुत ही गंभीरता से, सूक्ष्मता से और बहुत संवेदनशीलता से वो उकेरती हैं। यहाँ तक कि उनके जो कुछ बिंब होते हैं, नमक जैसे बिंब को उन्होंने बार-बार लिया है। एक बार मुझे याद है कि हम लोग कुछ बातचीत कर रहे थे, तो हम लोग किसी बात पे बात कर रहे थे कि कभी-कभी क्या हम स्त्रियों को खासकर जो एक स्वावलंबी और सेल्फ मेड औरतें हैं। साहित्य में वो स्त्रियाँ जो बिना किसी गॉड फादर के आती हैं और फिर भी कुछ बेहतर कर रही होती हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें बहुत तरह के विरोधों या फिर जो एक अनकही टिप्पणियाँ जिसे कहा जाए कि एक एक अघोषित विरोध और शायद एक अघोषित अस्वीकार्यता, इन दोनों के बीच से गुजरना होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो अ, औरत अगर थोड़े कम उम्र की है और उसके बाद वो थोड़ी सुंदर भी है और वो अच्छा भी लिख रही है, तो निश्चित तौर पर उसकी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि जिस औरत के चेहरे पे नमक होता है, उससे पूछो कि उस नमक का दर्द क्या है। अभी जैसे यहाँ पे वृद्ध स्त्रियों की कविताओं में भी नमक का ज़िक्र था। तो मतलब मैं ये बताना चाह रही थी कि एक शब्द, एक बहुत मामूली सा शब्द, वो किस तरह से एक कविता में आकर और उस कविता के पूरे सौंदर्य शास्त्र को, उस कविता के अर्थ को, उस कविता की व्याख्या को पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। ये सामर्थ्य जो है, ये अनामिका में है, अनामिका की कविताओं में है। उनकी कविताओं पर टिप्पणियाँ आई थी तो आईना साज पर भी हमारे पास डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का एक बहुत ही अच्छा और बड़ा आलेख आया था और वो एक मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख है। इसमें हरीश त्रिवेदी जी के भी बहुत सारे अंश हैं जो हरीश त्रिवेदी जी ने भी लिखे हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख है जो आईना साज के संदर्भ में लिखी गई है और मुझे लगता है कि इस विशेषांक का एक जो खास उसकी जो रोचकता है वो इस आलेख से भी है। दिव्यक रमेश ने भी काफ़ी अच्छा लिखा है कि मनोलोक से सीधे कोरे पन्ने पर उतर आने वाली कविताएँ होती हैं अनामिका की कविताएँ। अपने ट्रीटमेंट में अनामिका शोर मचाने या झगड़ालू रूप दिखाने या बड़बोलेपन के स्थान पर हल्के से इंगित कर देने की शिष्ट राह अपनाती हैं। जो उनके मजबूत व्यक्तित्व की भी एक पहचान है। इसलिए बहुत बार उनकी कविताओं का एक अन्य रचनात्मक फैलाव पाठकों के दिलो-दिमाग में जन्म लेता है। वह कविता में मज़े-मज़े में पूरा गुरूर उतार देने वाली बात कह सकती हैं। तो ये दिव्यक रमेश जी की टिप्पणी है और इस पर एक पूरा बड़ा-सा आलेख है। जो अभी इन्होंने कहा कि बड़े शिष्ट तरीके से, ये सिर्फ उनके आचरण में नहीं है, ये उनके लेखन में भी है कि वो जहाँ कहीं अगर किसी तरह का विरोध दर्ज कर रही हैं, वो कोई जब प्रश्न उठाती हैं, तो बहुत मजबूत तरीके से उठाती हैं और इतनी शिष्टता, शालीनता के साथ उठाती हैं कि फिर सामने वाला जो है, वो निरुत्तर हो जाता है, अक्सर वो निरुत्तर हो जाता है। तो ये उनके व्यक्तित्व का एक साहस है, एक जो बहुत ही मजबूत पक्ष है।
अनामिका के बारे में रजनी गुप्त जी की भी एक छोटी टिप्पणी आई थी कि अनामिका पितृसत्ता की तानाशाही या क्रूरता से अकेली पड़ गई औरतों के संगठन बनाने की जरूरत पर बल देती हैं। उनके कथा संसार में प्रवेश करना एक ऐसे वृहद चक्रव्यूह के भीतर गोल गोल घूमते रहना है, जहां से बाहर निकलने के लिए कई रास्तों का संधान करना पड़ता है। तो ये सारे जो आलेख हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, अनामिका के स्त्री विमर्श और आलोचनात्मक साहित्य पर अनुराधा सिंह का भी एक लेख आया था और हमने उसे भी छापा था कि स्त्रीवाद के विषय में उनके स्पष्ट और विदग्ध विचारों, अनुभवों और अध्ययन का संकलन उनके द्वारा लिखी गई कथेतर पुस्तकों में किया गया है। स्त्री विमर्श के उत्तर गाथा, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांजने की जरूरत, पानी जो पत्थर पीता है, साझा चूल्हा, त्रिया चरित्रम, उत्तरकांड, मौसम बदलने की आहट, ये सारी जो किताबें हैं वो अनामिका के अंदर की एक मजबूत स्त्री के, एक विमर्श करती हुई स्त्री के, एक संघर्ष के मादे को सभी आम स्त्रियों के समक्ष लाने वाली स्त्री के दृष्टिकोण को पूरी तरह से परिभाषित करता है। अनामिका कहती हैं कि भारत में स्त्री चेतना के विकास की कहानी दरअसल प्रजातंत्र के विकास की कहानी है। स्त्री कथा साहित्य खासकर भारत में इस प्रश्न पर बहुत सजग है कि कोई किसी का बॉस न हो, सब एक चटाई पर ही बैठे, कई पीढ़ियां एक साथ हो, कुर्सियां और सिंहासन हो, पर सबके बैठने की बारी आए। भाषा की गुंजाइश रहे, साहित्यिक भाषाएं, संभावनाएं, महीन अर्थ छवियों, श्रुतियों, अनुगूंजों, प्रतिबिंबों में आए। तो अगर हम एक आलोचक के रूप में जब देखते हैं अनामिका को या उनकी किताबों के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अनामिका लोक साहित्य के जरिए स्त्री मन की विवेचना करती हैं। स्त्री चिंतन की मुख्य धाराओं को, मतलब लिबरल फेमिनिज्म जो है, जिसकी पहल 1961 में जॉन एफ कैनेडी की ओर से हुई थी, 1968 में रेडिकल फेमिनिज्म, बाद में आए मनोविश्लेषणात्मक स्त्रीवाद और मार्क्सवादी समाजवादी स्त्रीवाद से होते हुए पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को विस्तार देती है। भारत के स्त्रीवादी आंदोलन में अनामिका की चिंताओं और चिंतन की आधार भूमि रहे हैं। वो 3 चरणों में रहे हैं। 1947 से आरंभ होकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक चला आया है। ये आगे भी बना रहेगा। उनकी अधिकांश पुस्तकें बोझिल वैचारिकता को जीवन के चटक रंगों से रोचक बनाकर ग्राह्य कर देती हैं। अक्सर आलोचना में एक तरह की जो जटिलता आती है, आम पाठक जो हैं, अगर वो बहुत प्रबुद्ध पाठक नहीं है तो आलोचना से थोड़ा भागते हैं, लेकिन अनामिका की जो आलोचना की किताबें हैं या उन्होंने जो कुछ भी आलोचना पर लिखा है वह रोचक है, ग्राह्य है। तो अनामिका की अगर एक आलोचक के रूप में बात की जाए तो वो स्मित स्त्रीवादी हैं और आलोचनात्मक साहित्य उनका सुव्यवस्थित मूल्यांकन की मांग करता है। वो आज के प्रबुद्ध और जीवन उष्पा से दैदीप्यमान स्त्री को परिभाषित ही नहीं करती, संचालित भी करती हैं। और वो कहती हैं कि स्त्री विमर्श पर अलगाववाद का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। स्त्री समाज एक ऐसा समाज है जो वर्ग, नस्ल, राष्ट्र और संकुचित सीमाओं के पार जाता है। ऐसा समाज है जहां हर कोई एक दूसरे को अखबार ले सकता है, बूढ़े, बच्चे, अपंग, विस्थापित, अल्पसंख्यक, जो सभी हैं, एक तरह से सभी स्त्री हैं। स्त्री को वो जेंडर फ्री करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर जो भी बात हो रही है विमर्श की उसमें सिर्फ स्त्रियां हैं। जो भी हमारा वंचित तबका है, एक तरह से वो स्त्रियोचित हो जाता है। तो अनामिका के विमर्श से संबंधी चीजें काफी लंबी हैं और इस पे हम फिर बाद में भी कुछ बातें करेंगे। अभी मैं उनके इस विशेषांक में आए आलेख और कुछ चीजों पे चर्चाएं कर रही हूँ। रेवती रमन जी का भी एक सुंदर सा आलेख इसमें शामिल है कि समकालीनता के आर पार स्वप्न और यथार्थ की जुगलबंदी। अनामिका की कविताओं को समकालीनता के आर पार, थोड़ा पीछे थोड़ा आगे के संदर्भ में स्वप्न और यथार्थ की जुगलबंदी कहा जा सकता है।
अनामिका पुनः पुनः घर लौटती हैं अनिकेत में, उनका जनपद संवेदना सहचर बनकर अवसाद को सह्य बनाता है। वो अवसाद, दुख, पीड़ा को बहुत अलग तरह से आत्मसात करती हैं, उसमें कहीं भी कारुणिक स्थिति में नहीं आती। वो उन सब से कहीं न कहीं कुछ सीखती हैं, अपने आप को माँझती हैं और अपने आप को और विस्तार देती हैं। अनामिका हर तरह के शोषण के खिलाफ है। अत्याचार, अनाचार उनके लिए केवल सुना हुआ, समझा हुआ शब्द नहीं है। शब्दों में भी जो हिंसा होती है, उसका भी उन्हें स्वानुभूत है। बेवजह बंदी जीवन व्यतीत करने वाले पीड़ित प्राणों की धड़कन जैसी है अनामिका की कविताएं, रेवती रमन जी कहते हैं। और एक बहुत सुंदर आलेख है जिसको मुझे लगता है कि ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए। इस अंक में यतीश कुमार जी ने भी आईना साज पर एक आलेख दिया था कि अक्षरों की दुशाला और जुगनुओं का ओज लिए आईना साज अनामिका। और कुछ बहुत सुंदर कविताएं हैं। नासिरा शर्मा जी ने कुछ संस्मरण की तरह की चीज उनके लिए भेजी थी और उन्होंने उस कविता को छोटा सा कोट करते हुए आलेख की शुरुआत की थी कि मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना ही खुलती गई। और जिस नमक वाले बिंब की मैंने बात की, वो भी यहाँ है कि नमक दुख है धरती का और उसका स्वाद भी दुनिया में कुछ रहे न रहे, रहेगा नमक। ईश्वर के आंसू और आदमी का पसीना, यही वो नमक है जिससे थिराई रहेगी ये दुनिया। तो नासिरा जी ने भी कुछ बहुत ही अच्छे और उस तरह के सुंदर जो बोलते हैं कि विचार दिए हैं कि अनामिका के स्त्री दृष्टि में जहां अवलोकन की सरलता है, वहीं पर बयान की काव्यात्मकता भी है, मानवीय व्यथा है, जिंदगी के यथार्थ का फलसफा भी है। और स्त्री विमर्श की वो पैरोकार हैं, वो आलोचक भी हैं और उनका रिसर्च जो है वो स्त्री की दशा और दिशा इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। वो अंग्रेजी पढ़ाती हैं और हिंदी में लिखती हैं, तो उनके पास एक खास विजन है जो दोनों भाषाओं के बीच खड़ा नजर आता है। दोनों तरफ के समाजों की समस्या, विचार और बौद्धिक क्षमताओं को ग्रहण कर एक रास्ता लेखन में तय करता है। ये एक विराटता अनामिका के लेखन में हमें निश्चित तौर पे मिलती है। नासिरा जी कहती हैं कि बनावट और गैर जरूरी तामझाम और भाषाई उलझनों से अनामिका बहुत दूर है। गीतांजलि श्री ने भी अपनी टिप्पणी भेजी थी और वो ये कहती हैं कि हर अच्छे साहित्यकार का अपना अलग हस्ताक्षर होता है। सामाजिक प्रतिबद्धता का साहित्यिक प्रतिबद्धता से गठजोड़ बिठाकर अनामिका ने हस्ताक्षर, एक नया हस्ताक्षर कायम किया है। गीतांजलि श्री कहती हैं कि गद्य में इस तरह की अमिदा से मुक्ति रचना को काव्य के करीब पहुंचाती है। और भी काफी सारे रचनाकारों के आलेख आए थे। सुदेश पचौरी जी तो ये कहते हैं कि मीरा और महादेवी के बाद की सबसे बड़ी कवित्री अनामिका है। माधुर्य भाव की कवित्री हैं, स्त्रियों के दमन, वेदना, संताप और संचित दुखों को चालू रेडिकल स्त्री तत्ववादियों की तरह बिना किसी तेजाबी भाषा के वो एक अलग व्यंग वक्र मिठास के साथ कहती हैं। ये इस पर एक लंबी टिप्पणी है सुधीर पचौरी जी की। वो पुलिंगी सत्ता के खिलाफ किसी तरह का एफआईआर दर्ज नहीं करती, बल्कि मीठा उलाहना देकर उसकी ताकत को ही व्यर्थ कर देती हैं। तो स्त्रीवाद जो है वो कुंजी से निकला स्त्रीवाद नहीं है, किसी दूसरी स्त्री का घर तोड़कर बनाया गया या अपनी हेट की रचना की तरह पेश किया गया नहीं है। यह संवादी है और डायलॉजिकल है। प्रियदर्शन कहते हैं कि एक बड़े कथानक में बहुपठित है अनामिका। अनामिका का रचना संसार सुगम पथ पर चलने वाला रचना संसार नहीं है। कभी घरेलू बिंबों से पटा जान पड़ता है, कभी उस पर अनामिका के गहन अध्ययन की छाया दिखाई पड़ती है और कभी अचानक उसमें बहुत गहरी मानवीय करुणा मिलती है, लेकिन अंततः उनको पढ़ना मूल्यवान अनुभव साबित होता है। अजय नावरिया, वेद प्रकाश अमिताभ, क्षमा शर्मा जी और मनीषा कुलश्रेष्ठ, बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां हैं।
वही है, मनीषा कुलश्रेष्ठ कहती हैं कि मैं उनके कथा लेखन से भी बहुत प्रभावित हुई हूँ। उनका उपन्यास 10 द्वारे का पिंजरा हो या आईना साज हो, वे किस सहजता से समय के आर पार जाकर एक मिस्सीन में कथा रच देती हैं। ये जो कला है, ये सिर्फ उन्हीं के पास है। पितृसत्ता के घनघोर घटाटोप में स्त्री का अपनी बहुत ही मित्रों कुछ अच्छे कनेक्शन की। हाँ जी। जी। हाँ एक बस रंजिता जी। उषा किरण जी की एक छोटी-सी टिप्पणी मैं साझा करना चाहूँगी। जी, उसके बाद फिर हम बात पे आएँगे। इसको ये अंक का लगभग सारा विस्तार यहाँ खत्म हो जाएगा। उषा किरण जी चूँकि बिहार की हमारी जो वरिष्ठ लेखिका हैं और एक तरह से वो हमारी हम सभी की अग्रजा हैं। तो वो बताती हैं कि उनका एक संस्मरण है कि वो उन्होंने अनामिका जी को पहली बार तब देखा था, जब वो 7वीं 8वीं कक्षा में थी और वो अपने पिताजी के साथ बेगूसराय में किसी स्कूल के कार्यक्रम में आई थी, जहाँ उनके पिताजी को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था और मात्र 7वीं 8वीं कक्षा की छात्रा अनामिका जी ने तब बहुत ही अच्छे तरीके से संवाद किया था। उनके पिता के लेखन पर और बाकी चीज़ों पर कोई वार्ता चल रही थी। उस साहित्यिक वार्ता में उसी वक़्त वो बहुत ही मुखर तरीके से शामिल हुई थी। तो उषा किरण जी कहती हैं कि पूत के पाँव पालने में ये मैंने देखा और वो कहती हैं कि बहुत ही सहज बयानी रहती है और वो अनामिका को सूफी नुमा पाती हैं। वो बताती हैं कि जब वो तय नहीं ये उत्तर कथा के बारे में बात करती हैं उषा किरण खान जी, तो कहती हैं कि वो तय नहीं कर पाती कि सीता राम की प्रेम शालद्य है कि त्याग्य है, पीड़ा अधिक है कि सुख है। जब तक वह ये सब लिख न ले, गा न ले, उकेर न ले, जीवन व्यर्थ लगता है। अनामिका एक नितांत समरस समाज की कामना करने वाली स्त्री में तब्दील हो गई हैं। अनामिका बेचैन रहती हैं कि समाज में, परिवार में, जीवन में इतनी फाक क्यों है? ऐसा क्या ले आऊं कि इस फाक को मैं बाँट सकूं। तो इस तरह के बहुत सारे आलेखों और संस्मरणों और लेखों से इस अर्पण जी इस वार्ता में बार बार कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। जी हाँ, कंटिन्यू करें रंजिता जी। जी। अब ठीक है, आप बात करें, आपकी आवाज आ रही है। अब मैं आती हूँ कुछ उस तरह के जो निजी संस्मरणों पे कि अगर देखा जाए तो मेरे और उनके बीच में मैं बहुत जूनियर हूँ, वयस का अंतर है। लेकिन मैंने ये स्वीकार किया कि हम एक बहुत गहरी दोस्ती में हैं। उसका वो मैं हमेशा इस चीज़ को ऐसे नहीं मानती थी, मैं उनके स्नेह को ज़रूर जानती थी, पर मैं इस चीज़ को कभी नहीं मान पाती थी कि क्या मैं मित्र हो सकती हूँ या वो मुझे मित्र मानती हैं, ऐसा आभास मुझे नहीं था। मुझे लगता है कि शायद वो 17 या 18 का कोई वक़्त रहा था, जब उनके इंटरव्यू के सिलसिले में मैं उनके घर गई थी। उसी वक़्त अचानक उनके विभागीय कोई आयोजन की सूचना आई और वो एक तुरंत की सूचना थी जिसमें उनका शामिल होना ज़रूरी था। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं रंजीता कि तुम जब आई ही हो और तब मैं देहरादून होती थी विशेष उस इंटरव्यू के लिए मैं यहाँ आई थी। तो हम ऐसा करते हैं कि चलते हैं, रास्ते में भी कुछ बातें होंगी और उसे जल्दी से निपटा कर फिर हम वापस घर आएँगे। फिर हम आराम से इस इंटरव्यू को कर लेंगे। तो उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी में नहीं चलते, चलो मैं तुम्हें मेट्रो से ले चलती हूँ। हम लोग मेट्रो में बैठ गए। तो हमें सीट भी मिल गई। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि अगर रिकॉर्डर है तो तुम कुछ प्रश्न करो और मैं बोलती हूँ। इतनी ज़्यादा शोरगुल नहीं है कि आवाज़ साफ ना हो, फिर तुम इसे बाद में लिख लेना। तो हम एक-दूसरे से बातचीत करते हुए प्रश्न के मध्य जा रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद अचानक हमने देखा कि चूँकि हमें शायद विश्वविद्यालय वाले मेट्रो पे उतरना था और हम कहीं उससे बहुत आगे चले गए थे। और मैं घबरा गई, मुझे ऐसा लगा कि चूँकि इन्हें तो तुरंत पहुँचना था और इस बात के क्रम की वजह से हमारी देर हो गई है, तो मैं एकदम अपराधी मुद्रा में थी। वो उन्होंने मेरा चेहरा देखा, बोला क्या हुआ? मैंने कहा हम तो शायद बहुत आगे हो गए। बोली कोई नहीं, उतर के फिर वापसी की ले लेंगे।
तो मैंने कहा कि अरे सॉरी दी आपका तो समय। बोले अरे नहीं तुम मुझे कितना अच्छा लगा, सोचो बात करते हुए मुझे याद नहीं रहा कि मुझे कहाँ जाना है। तो रंजीता इससे अच्छी बात क्या होगी कि तुम जिसके साथ बैठो उसके साथ बैठते हुए तुम्हें ये याद ना रहे कि ये सफर कहाँ खत्म हो रहा है। तो बात हूँ जहाँ जी। मैं नहीं चाहती कि वो मेरा सफर खत्म हो। तब कुछ देर में हम लोग कॉलेज पहुँच गए। कॉलेज पहुँच गए तो इनके बाकी सभी साथियों ने इन्हें बुलाया, वो मंच पे ले जा रहे थे और मैं चूँकि पहली बार गई थी तो मैं वहाँ दर्शकों की दीर्घा में धीरे से उधर बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा, "अरे नहीं-नहीं इसे बुलाइए।" तो किसी ने पूछा ये कौन है? जो इनके साथ के तो पूरा अरे ये मेरी सखी है। तो मैं बहुत आश्चर्य में थी, मैं इधर-उधर देख रही थी, मैंने सोचा इनकी कोई सखी होगी आस-पास में उसको ये बुला रही होंगी। तो इन्होंने कहा अरे ये मेरी सखी है ना, ये सखी है मेरी, इसको बुलाओ, इसको बैठाओ। तो पहली बार शायद मैं नहीं बता सकती कि मुझे खुशी किस कदर हुई या मैं शायद बहुत शर्म महसूस कर रही थी। मैं सोची थी मैं किसी इतने बड़े साहित्यकार की सखी कैसे हो सकती हूँ या सार्वजनिक रूप से ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है। मुझे तो आज तक ये भी पता नहीं था कि कभी इन्होंने ऐसा सोचा भी हो। फिर तुरंत इन लोगों ने मुझे वहाँ बुलवाया और उस सफर के बाद शायद फिर मैं आश्वस्त हो गई, मैंने ये मान लिया कि मैं ये मान सकती हूँ कि मेरी कोई बहुत अन्यतम सखी है। वो वयस की सीमा से परे, वैसे इत्तफ़ाक़न मेरी जिन लोगों से भी कुछ दोस्तियाँ रही हैं, उसमें कभी कोई उम्र जैसी पाबंदी नहीं रही है और उस एक घटना के बाद मुझे लगता है कि हम लोग एक-दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हुए और जब मैंने ये तय किया कि शायद मुझे ज़्यादा वक़्त नोएडा या दिल्ली में बिताना चाहिए, तो इसके पीछे भी कहीं न कहीं अनामिका जी का स्नेह था और शायद उनका सपोर्ट भी था क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं एक ही बार देहरादून का सब कुछ बसा-बसाया रोक कर और फिर एक नई जगह पे कैसे शुरुआत करूँ। तो मतलब ऐसा होता है कि कई बार जब मैं नहीं होती थी और अगर मेरे बच्चे हैं पहली बार जब मैं अपने बच्चों को लेकर गई थी, ये हम थोड़ा बिहार वालों में होता है कि जब हमारे घर कोई छोटी बहन आती है या उनके बच्चे आते हैं, तो हम लोग उन्हें कुछ उपहार या टीका स्वरूप कुछ देते हैं। तो जब मैं पहली बार अपने बच्चों को लेकर गई थी, तो इतने उल्लास, इतने हर्ष से वो मिली थी और मेरे बच्चों को इस तरह से उन्होंने एकदम से गले लगाया और उस वक़्त बड़े बेटे की शादी नहीं हुई थी और बड़ी बहू ने कोई बहुत एक अच्छी-सी ड्रेस अपने लिए ली होगी, शायद इन्होंने उसे गिफ्ट देने के लिए ली थी। चूँकि मैं अचानक गई थी तो मेरे पास आज भी वो ड्रेस है। तो उन्होंने मुझे उसे दिया कि ये नहीं ये मैंने पसंद करके लिया था लेकिन इसे तुम पहनो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी मधुर स्मृतियाँ हैं और ये छोटी बातें हैं मेरे हिसाब से मैं नहीं जल्दी कहती। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मैं सोचूँ कि कहीं मेरा मायका है, कहीं जब मैं महसूस करती हूँ कि मेरा एक घर है, चूँकि मेरे पिताजी का देहांत भी काफ़ी पहले हो गया था और मेरी माँ भी 2 साल पहले जा चुकी हैं, तो मैं सिर्फ़ 1 बहन, 1 भाई हूँ। तो मुझे कई बार लगता है कि मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है या मेरा कोई बड़ा परिवार नहीं है, तो उस दुःख से मुझे इन्होंने उबारा है। उन्होंने मुझे हमेशा ये महसूस कराया है कि मैं अगर एकदम से आँख बंद करके किसी भी वक़्त में ये सोच सकती हूँ कि मैं एक लेखक के तौर पे नहीं, मैं एक दोस्त, एक बड़ी बहन के तौर पर अगर याद करूँ, मैं सोचूँ मुझे कहीं जाना है तो मुझे एक घर साफ-साफ दिखता है, जहाँ मैं बहुत आराम से अधिकार सहित चली जाती हूँ। इसी तरह से मेरा जो संग्रह है, चूँकि मैंने 2020 में मेरा पहला संग्रह आया अ, मैगज़ीन निकालने बाकी सारी व्यस्तताओं में और शायद ये मेरा एक निजी काहिलपन है कि मैं छपने, छपाने इन सब में बहुत पीछे रह जाती हूँ। जल्दी नहीं भेजती कहीं कुछ लेकिन तब लगातार मित्रों का अनुरोध था कि नहीं इतनी कविताएँ हैं तो कम से कम एक संग्रह तो आ ही जाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कविताएँ तो काफ़ी सारी हैं, क्या एक संग्रह आना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि फिर तो एक कष्ट आपको करना होगा कि इसकी भूमिका आपको लिखनी होगी, आपको देखना होगा। उन्होंने कहा ठीक है तुम दे जाना। तो एक बार हमने उन्हें वो प्रिंट दे दिया। फिर 10-15 दिनों बाद मुझे याद आया मैंने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा करो, तुम आज फुर्सत में हो क्या? तो तुम आ जाओ। तो मैं चली गई। उन्होंने कहा लेकिन तुम आना तो ऐसे आना कि तुम 3-4 घंटे कम से कम रुक सको। तो मैं चली गई। जब मैं चली गई तो वो पूरी फ़ाइल लेके आईं। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम इन्हें पढ़ो।
तो मैंने सोचा अब इतना पूरी की पूरी कविताएँ हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम कितना मीठा बोलती हो, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारी आवाज़ में कुछ सुना। हालाँकि अनामिका जी बहुत मीठा खुद ही बोलती हैं और जब वो बोलती हैं तो हम सभी मंत्रमुग्ध होते हैं। तो उस दिन का मतलब वो उस दिन की ये हालत रही कि मैंने कविताएँ पढ़ी, उसी वक़्त वो पेज और नोट्स लेके बैठी। थोड़ी बहुत जो चीज़ें उन्हें लगी कि इस पे बात की जाए और बाकी मुझे लगता है कि शायद ये एक ऐसी किताब थी जो 1 दिन के टर्म में उसके बाद की भूमिका उन्होंने उसकी फाइनल कर दी। और उसी वक़्त जिन कविताओं को लेकर वो विशेष प्रभावित हुईं और उन्होंने कहा कि ये कविताएँ बस ये कविताएँ जो है ना तुम्हारा एक संग्रह भी अगर तुम निकालोगी, तो ये कविताएँ काफ़ी हैं कि तुम्हें कवि के रूप में याद किया जाए। और मैं आज भी याद करती हूँ कि बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियाँ, छोड़ी गई औरतें भुलाई गई प्रेमिकाएँ, होना अपने साथ इस तरह के उदास होना वक़्त की तलखियों पे ये कुछ 8-10 कविताएँ थीं, जो उनकी ओर से एक बहुत ही आश्वस्ति के रूप में मुझे मिली थी कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे संग्रह निकाले जाएँ, लेकिन इस संग्रह की ये कविताएँ याद रखी जाने लायक हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसा भी बहुत कम लेखकीय व्यक्तित्व होता है, जो इतनी ईमानदारी से बैठता है, पढ़ता है, अपने से छोटों को सुनता है। क्योंकि अनामिका जी में मैंने एक चीज़ देखा है, मेरी ही नहीं, तकरीबन मेरी उम्र के और मुझसे बहुत छोटी जो भी नई पीढ़ी है, उन सब के लिए वो प्रस्तुत रहती हैं। वो अपने पूरे व्यस्ततम समयों में भी वक़्त निकाल कर उन सबको उत्साहित करती हैं, ये एक बड़ी बात है। एक कवि से इतर एक स्त्री के रूप में जब मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि विमर्श सिर्फ़ ये नहीं है जो हम कागज़ी तौर पे बोलते हैं, करते हैं। विमर्श ये भी है कि हम अपने साथ वाली औरतों को, अपने से छोटी, बड़ी, ज़रूरतमंद किसी भी महिला को किस स्तर तक मदद कर पाते हैं। तो अनामिका जी के अंदर का जो मनुष्यता का पक्ष है, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं उनकी लेखनी को बहुत ज़्यादा समृद्ध करता है। उसी तरह से जैसे मेरे आयोजन कवि कुंभ का शब्दोत्सव भी कई बार दिल्ली में भी हुआ है, बाहर भी हुआ है। तो 2019 में जब हम लोग जेएनयू में कर रहे थे, आईआईसी में, तो जेएनयू में, हाँ, जेएनयू में कर रहे थे, आईआईसी में हमने 2017 में किया था। तो उस वक़्त वो सुबह से लेकर शाम तक बनी रही। हुआ ये था कि मैं किसी वैसी तैयारी में थी और सहकर्मी की भूमिका में कोई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, स्त्री-पुरुष मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनका अचानक से नहीं होना मुझे बहुत बुरी तरह से परेशान कर गया और मुझे लगा कि ये पूरा आयोजन जो है, ये कहीं मैं डिस्टर्ब हो गई कि मैं इसको किस तरीके से निपटाऊँ, बहुत सारी व्यवस्थाएँ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भनक उन्हें थी कि मैं कुछ परेशान हूँ, सुबह से शाम तक रही। ममता कालिया जी की भी मैं बहुत आभारी हूँ, वो भी रहीं, पद्मा सचदेव। तो जो मैं देखती हूँ जब उन्हें, तो मुझे लगता है कि वो हम सभी के बीच जब होती हैं, तो वो सिर्फ़ एक लेखिका के रूप में नहीं होती। वो एक स्त्री के रूप में होती हैं, वो एक मजबूत स्त्री के रूप में होती हैं, जो किसी भी दूसरी स्त्री को बेहतर होते देखना चाहती हैं। और जब भी वो कोई सलाह देती हैं, जैसे कई बार मैं परेशान होती हूँ, मैं पूछती हूँ कि मासिक पत्रिका का संपादन अपने आप में बहुत दुरूह है, इसमें जो खर्च है वो तो है ही, इसके अलावा बहुत ऊर्जा जाती है, समय जाता है। मैं कई बार मुझे कई लोग सलाह देते हैं कि ये छोड़िए इसे, आप या तो त्रैमासिक कर लीजिए या छोड़ ही दीजिए, क्योंकि संपादक होकर आप एक बेहतर कवि या लेखक के रूप में शायद अपने लिए समय ना निकालें। पर अनामिका जी ने मुझे हमेशा कहा कि देखो, तुम्हारे अंदर एक तरह की जीवटता है और रंजीता उस जीवटता को अगर तुम नहीं बचा सकोगी, तो कहीं न कहीं तुम अपना नुकसान करोगी। कवि या लेखक होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम में अगर कोई बहुआयामी प्रतिभा है तो तुम उसे रोक दो और किसी एक ही चीज़ को लेकर तुम चलो, क्योंकि एक संपादक के रूप में अगर तुम्हारी एक छवि है, तो कहीं न कहीं वो भी याद रखे जाने लायक रहेगी, तो तुम्हें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत संतुलित सलाह जो होते हैं, वो शायद लोग नहीं देते, सभी नहीं देते और 1-2 चीज़ों में और भी है कि जब उन्हें सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी से, तो एक मैंने देखा कि स्त्रियों का लगभग पूरा तबका
पूरे देश क्या विदेश की भी जो स्त्रियां संबंधित थी साहित्य से, सबने एक स्वर में इस जो सम्मान का स्वागत किया। एक उल्लास था, ऐसा लग रहा था कि ये हम सभी का सम्मान है। इसी बीच में थोड़े बहुत विरोधी स्वर भी आए, वो हमारे कानों तक भी आए। कई बार क्या होता है कि किसी को ये लगता है कि शायद हम मानसिक रूप से अनामिका के ज़्यादा करीब हैं, तो कहीं न कहीं ये बातें हम तक पहुँचाई जाएँ, तो शायद उन बातों की चोट या उन बातों की कसक वहाँ तक सीधी-सीधी जाए। तो कुछ चीज़ें आईं और मुझे बहुत अजीब-सा लगा। मैंने जब बात की तो उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए अपने चिर-परिचित अंदाज में कहा कि कोई नहीं, होता है, ऐसा होता है और छोड़ो जाने दो, जो कहते हैं उन्हें कहने दो। मुझे ये लगता है कि ये विराटता जो है, ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये विरले होती है। अक्सर जो होता है कि हम अपने समकालीनों में एक तरह की प्रतिद्वंदिता में, ईर्ष्या में, किसी तरह के एक डाह में, स्त्रीयोचित डाह भी एक अजीब-सी चीज़ है, जिससे ग्रसित हो जाती हैं। आम तौर पे जो लेखिकाएँ हैं, कई बार लोगों को लगता है कि ये हमें मिलना चाहिए था, हमें क्यों नहीं मिला? पर मुझे लगता है कि ऐसी किसी भी तरह की भावना से, कुंठा से या कमज़ोरी से वो बहुत दूर है। तो मैं उन्हें एक बहुत सशक्त स्त्री के रूप में पाती हूँ और अगर मुझे कहा जाए कि मैं उन्हें क्या प्रतिरोध का कवि मानती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, वो प्रतिरोध की कवि हैं, क्योंकि वो प्रतिरोध अपनी तरीके से करती हैं और बिल्कुल एक वैसा प्रतिरोध करती हैं, जिस प्रतिरोध का एक सामाजिक पक्ष होता है, जिसे हम सिर्फ़ फैंटेसी में नहीं देखते, जिसे हम वास्तविक रूप में भोगते हैं, जीते हैं, उस तरह के प्रतिरोध को लेकर अनामिका चलती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मेरे अपने कुछ अनुभव हैं और माँ हाँ, जब उनकी माँ की का डेथ हुआ था, तो उसके 1 दिन पहले वो एडमिट थी, किसी वजह से मैं साकेत मेट्रो तक भी जाकर ये जा नहीं पाई थी मिलने। अगले दिन जहाँ दाह संस्कार हो रहा था, वहाँ मैं गई थी। जिन लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से वो लगातार मुझे पकड़े हुए मेरे पास हम सभी गए थे, हमारे साथ की सभी लेखिकाएँ गई थीं। लेकिन जिस भाव विह्वलता के साथ वो उस वक़्त थीं, एक माँ के जाने पे किसी भी वयस में कोई भी लड़की किस तरह से उदास और दुखी होती है। मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इतना कारुणिक जो पक्ष होता है, वो विरले देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ इस बात से और याद है कि जब भी मैं उनके घर में जाती थी, तो उनकी सास और माँ दोनों रहती थीं और दोनों के 2 कमरे थे और आप समझ नहीं पाएँगे कि माँ कौन है, सास कौन है। तो मैं जो एक चीज़ महसूस करती हूँ कि देखिए विमर्श के दौर में जब हम बात करते हैं अमूमन ये होता है कि कहीं न कहीं हम लोग सास को मदर इन लॉ को ऐसे करते हैं कि शायद स्त्री का सबसे बड़ा विरोधी पक्ष उसकी सास ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो आपके साथ एक बेहतर रिश्ते में है, तो एक माँ की तरह आप उन्हें मूल्यांकित करते हैं, मान-प्यार देते हैं, ये उदारता भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो अनामिका के निजी जीवन में मैंने उनको इस तरह से बहुत विराट और उदार देखा है और बिल्कुल इस तरह से इतने व्यस्त जीवन में एक प्रोफ़ेसर होकर लगातार लिखते-पढ़ते हुए होकर घर में 2-2 वृद्धाओं को पूरी तरह से देखना, अपने पास रखना, ये भी एक बहुत उनके जीवन का सुंदर पक्ष है और इससे हमें सीखना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनामिका में एक लेखिका होने से इतर भी मैं जिन चीज़ों को देखती हूँ, जब मैं शिफ्ट हो रही थी तो घर की बात हो रही थी और उनकी एक मित्र हैं पूनम जी, पूनम चावला, उन्होंने लगभग आदेशित किया कि इसे तुम तुरंत अपना घर दो। मुझे लगता है कि साहित्य की दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जो अपने साथ वालों को इस तरीके से सहयोग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उ उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप सिर्फ़ अपनी रचनाओं में कुछ बोलते हैं तो इससे आप बड़े नहीं होते। आपके आचार-विचार में, आपके व्यवहार में वो चीज़ें कितनी होती हैं, मतलब आप उसे कितना कर रहे हैं, ये भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है और मुझे लगता है कि अनामिका जो है, वो सिस्टरहुड का
सबसे सुंदर चेहरा हैं और हमेशा हम सभी जो उनके बाद की पीढ़ी है या और भी जो नई पीढ़ी आएगी, हम सभी को उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है और निश्चित तौर पे हमें अपने व्यक्तित्व में उन सारी चीज़ों को भी शामिल करना चाहिए जो हम अनामिका में देखते हैं या जिन बातों से हम प्रभावित होते हैं। अर्पण जी? जी जी जी, शुक्रिया रंजीता जी इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, अब हम लोग कुछ एक चित्रों को देखेंगे। उनके संबंध में पहले ही कुछ बातचीत कर चुकी हैं रंजीता जी, फिर भी एक बार उन चित्रों को देखें, अच्छा लगेगा। और उसके बाद इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ये कुछ एक चित्र हैं जिनके प्रसंग पहले आए हैं, कुछ और बताएं रंजीता हाँ, जी। ये 2019 में जब हमने स्वयं सिद्धा समारोह हम लोग करते हैं और उसमें हम देश के सभी राज्यों से एक-एक स्त्रियां जो सेल्फ जिनको बोला जाए कि सेल्फ मेड औरतें हैं, किसी भी तरह के संघर्षों से गुजर कर जिन्होंने अपनी कोई खास पहचान बनाई होती है, वैसी महिलाओं का एक वार्षिक सम्मान समारोह होता है। उस समय की ये तस्वीर है, पद्मा सचदेव जी हैं, ममता कालिया हैं, अनामिका जी हैं, मैं हूँ और एक और हमारी मित्र हैं, इनका भी कक्सार की जो संपादक हैं, उस साल उनका भी सम्मान हुआ था। तो ये दृश्य है उस वक़्त का और अनामिका जी ऐसे हर एक आयोजनों में जब भी संभव होता है तो शिरकत करती है, मेरे ही नहीं दूसरों के भी आयोजन में। अगर उन्हें ज़रा भी लगता है कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्यिक मूल्यों के लिए किया जा रहा है तो। जी, यह कब का कार्यक्रम था ये यह? 2019 का है। 2019 में जेएनयू में आईआईएमसी में के प्रांगण में हमने किया था। उस समय ये थी आपको अशोक वाजपेयी जी थे, कमल किशोर गोयनका थे और मुझे लगता ममता कालिया जी थी, पद्मा सचदेव थे। तो चूँकि हमारे यहाँ वार्षिक उत्सव में लगभग-लगभग देश के जितने भी वरिष्ठ और नए सभी तरह के रचनाकार होते हैं और कवि कुंभ की ओर से कोशिश होती है कि हम कुछ बहुत नए लोगों को भी मंचों पर लाएं। जैसे उस साल विहाग वैभव और अनुपम, वंदना गुप्ता, आशीष मिश्रा ये सारे लोग थे और ईश्वर की दया से मैं देखती हूँ कि भई अब जो लोग भी कई बार ये भी होता है कि अदनान का फ़ेल दरवेश मुझे लगता है कि अदनान का तो वो शायद पहला एक बड़ा मंच था, वहीं से फिर उन्हें रज़ा में भी अशोक जी चूँकि थे, वो सुन रहे थे, तो उसके बाद वो रज़ा में गए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई अच्छा बेहतर लिख पढ़ रहा है, तो कम से कम एक बार हम उन्हें जो वरिष्ठ हमारे कवि साहित्यकार हैं, उनके सामने पाठ का मौका दें और उसके बाद से फिर उन्हें एक सही जगह मिले, वो और भी ज़्यादा जगहों पर छपे। विहाग वैभव प्रतिरोध की कविताएँ बहुत अच्छी तब भी लिखते थे, बीएचयू में तब वो पढ़ रहे थे। तो मुझे किसी ने कहा कि ऐसा है कि सरकारी पत्रिकाओं में तो विहाग की कविताओं को मैडम नहीं छापा जाएगा, ये बहुत अच्छा लड़का है और आप देखिए, मुझे याद है कि 17 से लगातार हमने विहाग को छापा, विहाग और पराग पावन दोनों को और ये मुझे आज कहना नहीं है कि हिंदी कविता में जो भी अगर बेहतर लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, इन दोनों कवियों को ज़रूर पहचानते हैं और जानते हैं। तो ये एक रिस्क लेना पड़ता है, एक संपादक होने के नाते कई बार हम ये नहीं सोच सकते कि इसने अगर ज़्यादा प्रतिरोध लिखा है या कोई सरकार विरोधी चीज़ लिखी है, हम छापेंगे तो कहीं हम ब्लैक लिस्टेड ना हो जाएँ। तो कहीं न कहीं इन चुनौतियों से जब हम ऊपर उठ पाते हैं, तभी हम देश या साहित्य या समाज को कुछ नया दे पाते हैं। बिहार से पिछली बार बनारस में सदानंद शाही जी के आयोजन में मेरी मुलाकात हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी विनम्रता के साथ उसने वहाँ इन चीज़ों को याद किया, नाम लिया और वो अभी भी जब भी मिलते हैं बहुत ही आदर और प्यार के साथ मुझसे बातचीत करते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि हम अपनी ओर से जो कुछ कर सकें, वो एक प्रयास करते हैं और कवि कुंभ के जो भी आयोजन होते हैं, उसमें हमारा प्रयास यही होता है। हम ये नहीं देखते कि इससे पहले किसको किस मंच पे बुलाया गया है। हमें बस ये लगता है कि कोई भी सार्थक सृजन कर रहा है, तो हम उसे एक उचित जगह दें।
कुछ और चित्रों को भी देखते हैं। जी, शिव चित्र और हैं इस अवसर पर। जी। हाँ, हाँ, ये प्रेम में पड़े रहना जब किताब आई थी, तुरंत बाद लॉकडाउन लग गया था और अनामिका जी अच्छा, इस किताब का एक दुर्भाग्य कहिए कि इसका औपचारिक लोकार्पण हो ही नहीं पाया था, क्योंकि ये 20 के बुक फेयर में आई थी और फरवरी बाद तुरंत मार्च से लॉकडाउन लग गए थे। फिर उसके बाद वो मुझे इफ्को के कार्यक्रम में मिली, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अरे किताब तो तुम साथ ही लेती है ना, तो हमने उसी सभागार में एक तरह से इनको वो प्रति दी अनामिका दी को और उसे इस साल भी हालांकि वो हमारे स्टॉल पे संभावना के आई थी और उन्होंने कहा कि चलो कभी ये मौका नहीं मिला कि तुम्हारे प्रकाशक के पास तुम्हारी स्टॉल पे जाकर इस किताब को लिया जाए, तो हम इसका एक तरह से लोकार्पण कर रहे हैं। तो ये उस वक्त की तस्वीर है। जी। और कुछ एक चित्र और देख लें तो अच्छा लगा। रंजीता जी, आपने समय निकाला और इतनी सुंदर बातचीत संभव हुई। जी। हाँ, ये भी आईआईएमसी की है और यहाँ मैं कुछ बोल रही हूँ और वो सुन रही हैं। और जब भी आयोजन की एक तैयारी होती है उस दरमियान कई एक सलाह होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। जब हम लोग कुछ टॉपिक्स डिस्कशन का रखते हैं, जैसे हमारे संवाद का जो विषय होता है, तो मैं ये भी बोलूंगी कि अच्छा, अनामिका जी सिर्फ एक कवित्री और लेखक नहीं है, वक्ता भी बहुत अच्छी हैं। हमारे कवि कुंभ के यूट्यूब पे उनके बहुत हमारे आयोजनों के वीडियोस हैं। जब आप या बाकी जगहों पे भी हमेशा जब वो बात करती हैं, एक वक्ता के रूप में तो मैं मुग्ध हो जाती हूँ। कितना धारा प्रवाह बोलती हैं और कितनी सुंदर भाषा है। उनकी भाषा का तिलिस्म, उनका जो प्रस्तुतिकरण है, वो अगर मुझसे कहा जाए कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत बेहतर और अच्छे लेखक तो होते हैं, पर उतने अच्छे वक्ता नहीं होते। पर ये भी एक बहुत ही अलग सा गुण है अनामिका जी में कि वक्ता होते वक्त भी वो उतनी ही अद्भुत होती हैं, जिस तरह के अद्भुत वो अपनी रचनाओं में होती हैं। वे बहुत शानदार वक्ता है वो। और देखिए, जब आईआईएमसी की बात हो रही है तो यह भी क्या जी। संयोग कि मुझे यहाँ पढ़े हुए अपने दिन याद आ रहे हैं। मैं इसी अच्छा। इंस्टीट्यूट का पढ़ा हुआ हूँ। 1998, 1999, अच्छा। 1998-99 के बैच में मैं यहाँ था हिंदी जर्नलिज्म में। और तमाम हमारे दोस्तगण और रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म और इंग्लिश जर्नलिज्म और दूसरे कई कोर्सेज जो नैम कंट्रीज हैं उसके भी लोग जी। शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए आते हैं आईआईएमसी में। तो आपने इस जी। चित्र के माध्यम से मुझे भी कुछ विगत में ले गई, अच्छा लगा। ऐसा जी। है अर्पण जी कि जानते हैं, जब मैंने ये आयोजन करना शुरू किया था, ये घर का है। ये यह उस यह दिन की कब का है? नहीं नहीं, ये एक मिनट ये तब रुकिएगा की रंजीता फोटो जी। है। रुकिएगा हाँ जी रुकिएगा जी। रुकिएगा, ये मैं थोड़ा, यह जो चित्र है यह किस वर्ष का प्रोग्राम हो? यह प्रोग्राम किस वर्ष ये का? आ, यह किस वर्ष का ये प्रोग्राम है? वाला ये 19 का है, ये 19 का है। अच्छा अच्छा। जी जी। अब और आगे 20 बढ़ते का हैं। हमने बीटीयू में किया था, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में किया था। ये जो तस्वीर है ये अनामिका जी के घर की तस्वीर है। और ये मैं जब आई थी वो मैं जो बता रही हूँ इंटरव्यू के सिलसिले में, और जब हम दोनों सत्यवती कॉलेज गए थे, ये उसी दिन फिर घर पे हम लोग बैठे थे, फिर अचानक फोन आया तो वो तैयार होके गई। अच्छा, इसी से याद है एक बार क्या हुआ था कि थोड़े जाड़ों के मौसम थे, पर मैं दिन में गई थी तो मैंने कोई उलन नहीं पहना हुआ था, मतलब ऊनी नहीं पहना था, कुर्ता और एक स्टॉल डाला था। और मैं जाती हूँ तो अक्सर मुझे काफी देर तक ये रोकती है, तो शाम हो गई। शाम में मैं आने लगी तो इन्हें अचानक याद आया कि मैंने एक पतला सा स्टॉल लिया है। मेरे पास अनामिका दी का खुद का एक उलन कुर्ता है, जो तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे तुरंत अपने वार्डरोब से दिया कि अरे देखो ना, ये हालांकि मेरा है लेकिन तुम पहन लो, मैं समझती हूँ कि तुम पहन सकती हो, कि तुम ठंड में अभी ऐसे मत जाओ। तो मैं जितनी बार याद करूं, अगर मैं इनके पास जाती हूँ तो मेरे पास इतनी सारी यादें रहती हैं और इतनी सारी स्मृतियां रहती हैं कि मैं क्या बताऊं। तो ये उस दिन का है जब हम इंटरव्यू में जा रहे थे।
फोटोज बहुत सारी थी, लेकिन अचानक पे मांगने पे कई बार क्या होता है कि फोन गैलरी वगैरह में एक लिमिटेड स्पेस होता है और कई चीजें मैं अलग निकाल के रखती हूँ इसमें पेन ड्राइव वगैरह में। तो ये तो खैर उस वक्त की फोटो है जब हम लोग उनके घर में थे और इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। शुक्रिया रंजीता जी, एक अच्छी बातचीत हुई और आपने जो उन पर अंक निकाला कवि कुंभ जी का, जी इस पर भी आपने विस्तार से बात की और अच्छा ही हुआ कि तमाम लेखकों की जो राय है जो जी लिखित जी रूप में आपको प्राप्त हुई और इस ये पत्रिका में अंक शामिल है। इतना मतलब उस वक्त ये अंक इतना पॉपुलर हुआ था कि मैंने जब आपसे मैं बात कर रही थी तो मुझे अपने स्टोर में से इसकी प्रति निकालनी पड़ी। मतलब हमारे पास ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और अब मुझे जैसे जरूरत होती है तो चूंकि हम लोग कुछ रखते हैं अपने पास, मिनिमम 10 से 20 प्रतियां रखते हैं रिकॉर्ड के लिए, तो मुझे रिकॉर्ड रूम से इस मैगजीन को लेना पड़ा। तो इससे ज्यादा किसी पत्रिका की सफलता और कुछ नहीं हो सकती कि आप उसका पूरा अंक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अब मुझे दूसरी बार लगता है कि शायद किसी अगले वर्ष में मैं इसको फिर से रीप्रिंट करूं, क्योंकि ये इतनी चीजें मौजूद हैं कि इसको कभी भी पढ़ा जा सकता है, किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। और साथियों, लगभग देखते देखते हम लोग 1.5 घंटे के आसपास पहुंचने वाले हैं। एक बड़ा ही सार्थक वक्तव्य रंजीता सिंह फलक की ओर से हमें सुनने को मिला और चलते चलते एक कविता जो है अनामिका जी की सुनते चलते हैं। उसका शीर्षक है छूटना। छूटना इस नाम से है, मैं पढ़ता हूं। जी 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 धीरे धीरे जगहें छूट रही हैं, धीरे धीरे जगहें छूट रही हैं। बढ़ना बढ़ना सिमट आना है वापस अपने भीतर। पौधा पत्ती पत्ती फैलता, पौधा पत्ती पत्ती फैलता, बच जाता है बीज भर। पौधा पत्ती पत्ती फैलता, बच जाता है बीज भर। और अचरज में फैली आंखें बचती हैं बस बूंद भर। और अचरज में फैली आंखें बचती हैं बस बूंद भर। छूट रही है पकड़ से अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे। छूट रही है पकड़ से अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे। किसी काल का मेल से धड़धड़ा कर सामने से जाते हैं शब्द निकल। किसी काल का मेल से धड़धड़ा कर सामने से जाते हैं शब्द निकल। एक पैर हवा में उठाए गठरी ताने बिल्कुल अवाक खड़े रहते हैं गंतव्य। बिल्कुल अवाक खड़े रहते हैं गंतव्य। तो बहुत इसी अच्छा कविता के पाठ साथ, किया जी जी शुक्रिया। अर्पण तो जी, इसी आप भी कविता, पाठ अच्छा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि लेखक होना अलग बात है और अच्छा बोलना अलग बात है। मैंने रजा फाउंडेशन में भी आपकी कविताएं सुनी थी। अच्छा पाठ करते हैं आप और जी लिखते शुक्रिया भी रंजीता अच्छा जी। जी जी जी। शुक्रिया। और अभी कुछ और चीजों पर चर्चा होगी आगे आगे की कड़ियों में। अनामिका जी पर यह एकाग्र जारी है। फिर मिलते हैं। नमस्कार, शुभ हाँ, रात्रि। आपको बहुत साधुवाद अर्पण जी कि अपने लेखन के अलावा जो आप ये आउट ऑफ बॉक्स जाके एक एक्टिविटी करते हैं, ये भी एक तरह का सोशल एक्टिविज्म है। मैं इसको भी एक सामाजिक प्रतिबद्धता मानती हूँ और मैं किसी भी ऐसे इंसान का बहुत मन से सम्मान करती हूँ जो अपनी बहुत सारे निजी चीजों से थोड़ा सा इतर सामाजिक चीजों के लिए वक्त निकालता है। तो आपका एक ये गुण जो है वो हम सब की तरफ से आपके धन्यवाद के लिए है और ईश्वर करें कि आप इसी तरह से बने रहें और हम सब एक अच्छे कवि साहित्यकार को एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इसी तरह देखते रहें।
जी, शुक्रिया। आप सभी लोगों का सहयोग मिलता है, अच्छा लगता है। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जी, जी। यस।